हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोग के लिए यूपी स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश विशेष में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं हम उनको लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी लेवल में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में, जैसे टीचिंग का हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का हुआ, एसएससी में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इस वीडियो के बाद हम आपके लिए यूपी में जितने भी करंट हैं सब लेके आएंगे, ठीक है। और अभी आपका करंट में एग्ज़ाम होने वाला है लेखपाल का, और उसके लिए उसकी दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ये कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से हुई थी, और आंशिक रूप से कब हुई? तो 1921 में आंशिक रूप से हो गई, और 1935 में पूर्णतः हो गई थी। राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्य की जो पक्षी है वो है सारस, राज्य की पशु बारहसिंहा, राज्य की वृक्ष अशोक, राज्य की पुष्प पलाश, राज्य की खेल कौन सा है? तो हॉकी। जो राज्य की हिंदी है वो है 1974 से उत्तर प्रदेश 1947 से हिंदी है भाषा, जो है राज्य की भाषा 1947 से हिंदी है, और 1989 में ये आपका उर्दू है, ठीक है। 1989 से उर्दू है। आगे चलते हैं। प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये कब लिया गया? तो 1938 में स्वीकार किया गया था जो प्रदेश का राजकीय चिन्ह था, ठीक है। प्रदेश में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो प्रदेश में विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक होता है। प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है। विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था, ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है वो 100 है। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1921 में। इस बात को आप ध्यान में रखते चलिएगा, जब कभी कभी आपसे विधानसभा या विधान परिषद का गठन पूछा जाता है कब हुआ था, तो विधान परिषद का गठन 1921 में, जबकि विधानसभा का गठन 1937 में हुआ। लोकसभा में सीटें कितनी है? तो 31 है। राज्यसभा में सीटें कितनी, सॉरी, लोकसभा में सीटें 80 हैं, राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 31 हैं। और राज्य में अब तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हो सका है? तो 10 बार, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हुआ है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है वो 1938 में स्वीकार किया गया था। प्रदेश का जो विधानमंडल वो कैसा है? तो वो द्विसदनात्मक है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा का गठन 1937 में, जबकि विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ था। विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में कुल 403 है। पहले 404 हुआ करते थे, एक मनोनीत किया जाता था 403+1, पहले लिखा जाता था 403+1, लेकिन अभी क्या है कि 403 है, ठीक है। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो 31 हैं। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? सॉरी, लोकसभा में जो सीटें हैं वो 80 हैं, राज्यसभा में सीटें 31 हैं। राष्ट्रपति शासन राज्य में कितनी बार लागू हुआ? तो 10 बार हुआ। आगे देखते हैं। राज्य की प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कब से? तो 1 अप्रैल 1946 से लेकर के 27 दिसंबर 1954 तक। आपसे पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी थी। राज्य की प्रथम राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू इनका नाम था। प्रथम जो विधानसभा परिषद कौन से थे? श्री चंद्रमौल थे, ठीक है। चंद्रमौली थे, इनका नाम चंद्रमौली है, श्री चंद्रमौली थे। आगे देखिए, प्रदेश में कितने जिले हैं? तो प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, और 75 जिलों में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं, ठीक है। प्रदेश में कुल 75 जिले, और 75 जिलों में मंडल कितने हैं? तो 75 जिलों में कुल 18 मंडल हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे ध्यान दीजिएगा, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 1/3, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो कितना है? तो 1/3 है। प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। 31 जुलाई 1937 से लेकर 10 अगस्त 1950 तक पूछा जाता है कब से कब तक? तो 31 जुलाई 1937 से लेकर 10 अगस्त 1950 तक ये प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे।
राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 14 सितंबर 2005 में। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 में हुआ है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 14 सितंबर 1950 में। और राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ? तो 7 अक्टूबर 2002 में। ठीक है, और राज्य सूचना आयोग का गठन तो 14 सितंबर 2005 में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको नाम दे देता है कि कौन से ऐसे किस प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बने। तो उत्तर प्रदेश के नाम पूछा जाएगा तो चौधरी चरण सिंह और दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयोग? तो ये अजय कुमार शुक्ला हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं नवीनतम गठित मंडल। नवीनतम जो गठित मंडल कौन से हैं? तो अलीगढ़ है। नवीनतम 18 मंडल थे, हम लोगों ने पढ़ा था। जो नवीनतम गठित मंडल है वो कौन सा है? तो वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ बनाया किससे गया था? जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा और कासगंज एवं हाथरस जिले को काटा गया। कभी कभी आपसे पूछा था कि नवीनतम मंडल कौन सा बना है, तो वो अलीगढ़, ये 18वां मंडल है। जो कि आगरा के मंडल जो कि अलीगढ़ है, एटा, कासगंज और हाथरस जिले को काट करके एक मंडल बना दिया गया, अलीगढ़ मंडल। मुख्यालय से अलग, जो मुख्यालय से अलग यहाँ लिखा है नहीं, मुख्यालय से अलग कुछ जिले हैं जिनका नाम है। तो इसे जालौन है। जालौन का मुख्यालय क्या है? तो जालौन का मुख्यालय है उरई। ठीक है, सोनभद्र का मुख्यालय है राबर्टगंज। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। संभल का क्या है? पवासा है। ठीक है, अमेठी का गौरीगंज। कौशाम्बी का मंझनपुर। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। फर्रुखाबाद, यहाँ पे ध्यान देना, फर्रुखाबाद का फतेहपुर है। ठीक है, फर्रुखाबाद का फतेहपुर। और कानपुर देहात का क्या है? अकबरपुर माटी। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जालौन का मुख्यालय क्या है? तो जालौन का उरई। ठीक है, सोनभद्र का रॉबर्टगंज। कुशीनगर का पंडरौना है, यहाँ पे कॉमन नहीं लगा। संभल का क्या है? पवासा है। अमेठी का क्या है? तो अमेठी का गौरीगंज है। कौशाम्बी का क्या है? मंझनपुर है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। अकबरपुर का क्या है? अम्बेडकर नगर का तो अकबरपुर है। सिद्धार्थ नगर का क्या है? तो वो नौगढ़ है। फर्रुखाबाद का फतेहपुर है। और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जो पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ है। राज्य में कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल में निहित होती है कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 में। कभी कभी आपसे पॉलिटी में ये पूछा जाता है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 154 है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। सर्वाधिक विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितना, कौन सी सर्वाधिक विधानसभा की? तो प्रयागराज में 12 है। आजमगढ़ व कानपुर ये दोनों में कितने हैं? तो 10-10 हैं। एक बार ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो 9 मार्च 1993 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो कि राज्यपाल में निहित है, अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में है? तो 155 में है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सर्वाधिक विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा किसमें है, कहाँ है? तो प्रयागराज में। कितनी सीट है? तो 12। आजमगढ़ व कानपुर दोनों में कितना है? 10-10 सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा तथा श्रावस्ती। इसमें प्रत्येक में कितनी सीटें हैं? तो 2-2 सीटें। कौन से हैं? चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती। प्रत्येक में 2-2 सीटें हैं। विधानसभा परिषद में एक अस्थायी सदन होता है और इसके प्रत्येक जो सदस्य हैं उनकी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का वो होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद कैसा सदन है? तो ये एक अस्थाई सदन है। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई सदन है और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सबका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन।
ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, इसमें शामिल उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं तो ध्यान दे लेते हैं। इनमें 8 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं। 8 जिले हैं गाजियाबाद, ठीक है। 8 जिलों को हम देखते हैं। 8 जिले हैं आपके मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले हैं। कभी कभी दे के पूछ लिया जाता है कि एनसीआर में आने वाले ज़िले कौन से, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले एनसीआर में आते हैं, तो वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। आगे, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है तो आनंदीबेन पटेल। कब से हैं 29 जुलाई सन 2019 से लेकर अब तक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे प्रमुख उद्योग, तो प्रमुख उद्योग से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। तो पीतल पात्र, पीतल पात्र कहाँ पे है ध्यान दीजिएगा। पीतल पात्र तो ये मुरादाबाद में है। कुछ उद्योग हैं जो कि ओडीओपी में आते हैं। कैंची मेरठ और बरेली में। टेराकोटा गोरखपुर का प्रसिद्ध है। बेंत उद्योग कहाँ पे है तो बरेली, ध्यान दीजिएगा ये बरेली है, बरेली। लकड़ी नक्काशी तो सहारनपुर में है। खेल सामान मेरठ है। कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दोनों जगह है। सीमेंट कहाँ है तो दादरी में। दिया सलाई ये बरेली में। और चमड़ा, चमड़ा कहाँ है तो आगरा और कानपुर में, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रमुख उद्योग में पीतल पात्र मुरादाबाद में, टेराकोटा गुजरात गोरखपुर में, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, सीमेंट दादरी, दिया सलाई बरेली, कैंची कहाँ पे है तो कैंची मेरठपुर और बरेली। बेत उद्योग तो ये बरेली में है। खेल का सामान मेरठ में मिलता है, यहाँ बरेली लिखा है, बरेली है, ठीक है। और कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। चमड़ा ये आगरा और कानपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कैसी है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है वो कितना है तो 10 क्षेत्र है, 20 क्षेत्र है। और कृषि में कुल कितनी जलवायु क्षेत्र है तो 9, ठीक है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है तथा कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से तथा नहरों से होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में कुल सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है तो नलकूपों से और नहरों से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी है तो गेहूँ। तथा नगदी फसल में कौन आता है तो गन्ना। प्रदेश में जब सर्वाधिक फसल जो बोई जाती है वो गेहूँ है और नगदी फसल में क्या आता है तो गन्ना आता है, ठीक है। किसान मित्र योजना कब चलाया गया तो किसान मित्र योजना 18 जून सन 2001 में चलाया गया था। आपसे पूछा था किसान मित्र योजना कब चलाया गया तो 18 जून सन 2000 में किसान मित्र योजना चलाया गया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों में गेहूँ, गन्ना, आम, दूध, मेथा, ये मेथा है और उत्पादन में प्रथम है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्नों में किस में प्रथम है तो गेहूँ में, गन्ना, आम, दूध, मेथा आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग नीति ये कब ले आई गई तो 2012 में ले आई गई थी। पशु जैविक औषधि संस्थान ये कहाँ पे है तो पशु जैविक औषधि संस्थान ये लखनऊ में है। 1 हेक्टेयर यहाँ पे ध्यान दीजिए। सीमांत कृषक किसे कहते हैं, कभी कभी पूछा था सीमांत कृषक किसे कहते हैं तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो भी कृषक होते हैं उनको हम सीमांत कृषक कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कब बनाया गया तो 1999 में, गौ सेवा आयोग 1999 में। और उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद कब बनाया गया कि स्थापना कब हुई तो 1976 में। उत्तर प्रदेश के राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। गौ सेवा आयोग 1999 हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ तो 1999-2000 में। बही खाता योजना 1992 में, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके इसको लर्न कर लीजिएगा। आगे ध्यान देते हैं। औद्योगिक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में कहते हैं लखनऊ औद्योगिक विकास परिषद प्राधिकरण 2005 में हुआ। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब हुई तो 2001 में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा इसका नाम क्या है बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, इसे नोएडा कहते हैं, यानी 1991 में इसकी स्थापना हुई। नोएडा ये नवीन, यहाँ पे नवीन, ग्रेटर नोएडा को बृहद नवीन कहते हैं जबकि नोएडा को नवीन ओखला औद्योगिक विकास कहते हैं, प्राधिकरण कहते हैं। ये 1976 में स्टार्ट हुआ था। आप इसको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
आगे ध्यान देते, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसकी बात करते हैं तो प्रमुख खनिज जो खनिज विकास निगम 1974 में है। यहाँ पे ध्यान दे देंगे हम कि किस जिले में क्या पाया जाता है, तो प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में क्या पाया जाता है, तो सिलिका सैंड पाया जाता है। सिगरौली व सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कहाँ पे क्या नाम दे करके ये पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो सिगरौली और सोनभद्र में क्या पाया जाता है, कोयला। प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, यहाँ सब सिलिका सैंड पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूना पत्थर, जो चूना पत्थर ये कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, बाक्साइड ये बांदा और चंदौली में है। डोलोमाइट कहाँ है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में डोलोमाइट है। ठीक है, पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। तांबा कहाँ पाया जाता है, तांबा ललितपुर में। पूछा था किस जिले में तांबा पाया जाता है, तो ललितपुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर और मिर्ज़ापुर में, लगभग चीज़ें मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में। ठीक है, राज्य की, क्योंकि मिर्ज़ापुर पहाड़ी एरिया है इसलिए। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, तो हरदुआगंज है। तापीय परियोजना कब बनाई गई, 1942 में। किसकी सहायता से बनाई गई, तो रूस की सहायता से। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में आ चुके हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि जो राज्य की सबसे पुरानी तापीय योजना है वो कौन सी है, तो हरदुआगंज है। कहाँ पे है, वो किसकी सहायता से बनाई गई, तो रूस की सहायता से 1942 में बनाई गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नीति, ऊर्जा नीति कब शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति 2003 में शुरू हुई। ठीक है, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो रिहंद जल विद्युत परियोजना। प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ है, तो कानपुर में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना ये झांसी में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, नरौरा। कहाँ पे है, बुलंदशहर में। कब शुरू किया गया, तो 1991-92 में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, बुलंदशहर। कब शुरू किया गया, तो 91-92 में। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। और बेतवा नदी ये कहाँ बहती है, तो झांसी में। ठीक है, अब एक बार पूरा ध्यान से देखिएगा। पनकी विस्तार परियोजना कानपुर में है। अनपरा सोनभद्र में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना ये झांसी में है। और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना। और ऊर्जा नीति कब लाई गई थी, 2003 में। ठीक है, आगे देखते, सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र ऊपरी गंगा नहर पर स्थापित है। कभी कभी पूछा था सबसे ज़्यादा जल विद्युत केंद्र किस पर स्थापित है, तो ऊपरी गंगा नहर पर स्थापित है। सोलर सिटी ध्यान देंगे यहाँ पे। जो सोलर सिटी है, सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज, ये सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले कुछ जिले हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो कौन सा है, तो NH2 है। ठीक है, देश में कुल सड़क जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा और महाराष्ट्र किस में है, तो पहले में है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा आता है कि देश में कुल सड़क जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। या फिर किसका स्थान पहला है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH2 है। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में हुआ था, स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो झांसी में काटते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे कई एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वो कौन सा शहर है, तो उसका नाम है झांसी। ठीक है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो कि 10 जिलों से होकर के गुजरता है। तो पूछा था कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, और कितने जिलों से होकर निकलता है, तो 10 जिले से। डीजल इंजन, इसका निर्माण हेतु लोकोमोटिव कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। ठीक है, लोकोमोटिव वर्क
ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है? तो वाराणसी में। भारत में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनगणना की बात पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में जो लेके आएंगे, अगले वीडियो में आपके लिए यहाँ पे जितने भी मेले हुए हैं, जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, हम उसको लेके आएंगे। आज यहाँ पे सिर्फ जनगणना तक ही है। पढ़ते हैं, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में संपन्न हुई थी, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। तो पहली बार जनगणना 1872 में, लेकिन जो विधिवत शुरुआत थी वो 1881 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। कार्यकाल में मानी जाती है तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल। पूछा जाता है आपसे कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में। 10 वर्ष के अंतराल नियमित जनगणना होती रही। इसी क्रम में 1872 से लगातार 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना का समग्र अनंतिम आंकड़े जो 31 मार्च 2011 को एवं अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को लाए गए थे। ठीक है, अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को और अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 से शुरू होकर के 30 मार्च 2013 तक कंप्लीट कर दिया गया था। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिले, 312 तहसीलें, 915 नगर तथा 1,06,774 गाँव में हुई थी। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में? तो 71 जिलों में, 312 तहसीलों में, 915 नगर में, 1,06,774 गाँव में संपन्न हुई थी। ठीक है, आगे ध्यान दे लेते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। 19,98,12,341 है, ये राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछाता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 16.51% है, जो कि पिछले दशक से 3,36,41,420 अधिक है। मतलब पिछली जो जनगणना हुई थी उससे 3,36,41,420 अधिक है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या अब तक ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ब्राज़ील की जनसंख्या अधिक है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की अब तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक हो गई है। यदि उत्तर प्रदेश को हम भारत से अलग कर देते हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को हम एक अलग देश बना दें, अलग कर दिया जाए, तो चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है, अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो क्या होगा? ये जो है पूरी दुनिया का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। ठीक है, 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। आगे ध्यान देते हैं। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। और पहला किसका है? तो पहला राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है और चौथा उत्तर प्रदेश का है। ये किसकी दृष्टि है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की गई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 52.29%, महिलाओं की जनसंख्या 45.71% तथा 0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 15.41% है। एक बार ध्यान से इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसका है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो पुरुषों की संख्या है वो 52.29%, महिलाओं की संख्या 45.71% तथा बच्चे यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 15.41% है। ठीक है, जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा किसमें है? तो प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ है। तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं क्रमशः बढ़ते क्रम में, जो सबसे कम कहाँ पे है? महोबा में, फिर गुजरात, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। और न्यूनतम में सबसे कम कहाँ पे है? तो महोबा है, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती एवं ललितपुर, यहाँ सब सबसे कम है। ठीक है,
आगे देखते हैं सर्वाधिक देश की जो वृद्धि वाले 5 जिले हैं, सर्वाधिक देश की वृद्धि दर वाले 5 जिले। हम घटते क्रम में देखेंगे सर्वाधिक देश की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो सबसे अधिक कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में। सर्वाधिक देश की वृद्धि वाले 5 जिले हैं ये। और न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि वाले, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम दशकीय जो वृद्धि वाले 5 जिले हैं वो कौन से हैं? तो ये बढ़ते क्रम में सबसे कम कहाँ है? तो कानपुर नगर में, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जो बढ़ते क्रम में सबसे अधिक, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में ध्यान दीजिएगा, तो सबसे कम कहाँ पे है? तो ललितपुर में। उसके बाद क्या है? सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में। यहाँ पे ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात की जा रही है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाले। और जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं घटते क्रम में, तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में, फिर वाराणसी, लखनऊ, संत कबीर नगर और कानपुर नगर में है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात करते हैं, तो घटते क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ साक्षर हैं? तो गौतम बुद्ध नगर हुआ, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद में। यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता और दर वाले जिले हैं ये। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जो जिले हैं, पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, तो ये घटते क्रम में सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, फिर औरैया, इटावा, तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो घटते क्रम में, यहाँ पे बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ये बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले जो कि घटते क्रम में, कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो हैं बढ़ते क्रम में, तो श्रावस्ती में सबसे कम है। ठीक है। देखिए, पुरुषों में भी श्रावस्ती में सबसे कम है, महिलाओं में भी बलरामपुर और बहराइच। तो यहाँ पे आगे हो गया थोड़ा, बहराइच फिर बलरामपुर है, लेकिन यहाँ बलरामपुर फिर बहराइच है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में कौन से हैं? तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। ये किस क्रम में है? तो घटते क्रम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? जौनपुर में, फिर आजमगढ़ और फिर देवरिया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले जो बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। ठीक है, तो घटते क्रम में ध्यान दीजिए, सर्वाधिक की बात की जा रही है तो बड़े से छोटे में चलेंगे। गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है, इटावा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले में श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो कानपुर हैं, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करते हैं तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करते हैं तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। ये सर्वाधिक है, यानी घटते क्रम में हम इसको कहेंगे। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर या बागपत, कानपुर नगर, बांदा या फिर मथुरा। ये किस क्रम में है? तो ये आपके बढ़ते क्रम में। सबसे अधिक कहाँ पे है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले? तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। दूसरे नंबर पे हमीरपुर और बागपत दोनों हैं। तीसरे नंबर पे कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा है, संत कबीर नगर, इसके बाद बहराइच में, बहराइच और सिद्धार्थ नगर दोनों। तथा न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? बागपत में, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये आपके क्रम से लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी बढ़ते क्रम में सबसे अधिक कहाँ है, उससे कम, उससे कम। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, ये घटते क्रम में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे अधिक ग्रामीण कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में, फिर आजमगढ़, जौनपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम ग्रामीण सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले अगर हम कहते हैं तो न्यूनतम बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में, हमीरपुर और बागपत दूसरे नंबर पे है, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा ये तीसरे नंबर पे है। अगर हम यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बलरामपुर,
दूसरे नंबर पे संत कबीर नगर, तीसरे नंबर पे बहराइच और सिद्धार्थ नगर आते हैं। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद आते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िलों में इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर और न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले में तो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो कहाँ पे हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो ज़िले हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िले यानी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, सीतापुर में, उसके बाद इलाहाबाद में, फिर हरदोई में। सबसे ज़्यादा सीतापुर में, फिर इलाहाबाद और हरदोई में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो ज़िले हैं वो बढ़ते क्रम सबसे कम कहाँ अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, हमने अभी अनुसूचित जाति पढ़ी, अब अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सोनभद्र में पाई जाती है, फिर बलिया और देवरिया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं वहाँ पे बागपत में सबसे कम है, फिर कन्नौज में और बदायूं में। ठीक है। बागपत में, फिर कन्नौज और बदायूं में। आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर की संख्या वाले जो ज़िले हैं घटते क्रम में, सर्वाधिक साक्षरों की सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ। और न्यूनतम साक्षर की बात करते हैं तो सबसे कम है श्रावस्ती, फिर महोबा। इसके बाद बात करेंगे चित्रकूट। यहाँ पे हमने देखा था श्रावस्ती साक्षरों में पुरुष और महिलाओं दोनों में सबसे कम था, यानी कि जितने साक्षर में जब भी आएगा तो न्यूनतम साक्षर की बात पूछी जाएगी तो हम श्रावस्ती अगर पहले नंबर पे होगा तो हम श्रावस्ती लगाएंगे क्योंकि इसका ऑप्शन श्रावस्ती ही है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जो जिला है उसमें कहाँ पे सर्वाधिक जनगणना हुआ था, तो 34 वाराणसी में था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, तो मेरठ। सबसे ज़्यादा जनगणना वाला नगर कौन सा था, तो वाराणसी। कितने जिलों में हुआ था, कितनी जगह हुआ था, 34। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, तो मेरठ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है। और आप हमको इसी तरह से प्रेरित कर सकते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। हम अगले वीडियो में इसमें जो उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले हैं, इनको जो भी मेला, नृत्य या फिर जो घराने संगीत हैं, इन सब को लेके आएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ यूपी का जो करंट है उसको भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में लेखपाल एग्ज़ाम डिस्कशन ग्रुप में आप आ जाइएगा, आपको यहाँ पे उसका PDF भी मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेखपाल एग्ज़ाम ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। थैंक यू।